नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की बुलेटिन का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। देवास के नगर सतवास के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में ठेकेदार की मनमानी के कारण बच्चों को गंदगी युक्त भोजन परोसा जा रहा है। मामला आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार जहां मध्याह्न भोजन में पौष्टिक आहार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं पर नगर सतवास के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में ठेकेदार की मनमानी के कारण बच्चों को गंदगी युक्त भोजन परोसा जा रहा है और यह मामला कई दिनों से चल रहा है। कई बार शिकायत भी की जा चुकी, किंतु कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। बच्चों ने खाने में बाल कीड़े आदि निकलने को बताया एवं परोसने वाले भी पाउच खाकर पसीना पोंछकर खाना परोसते हैं, जिसको लेकर बच्चों में आज साल भर से जमा हुआ गुस्सा फूटा। स्कूल के बच्चों के द्वारा इस प्रकार के भोजन को खाने से साफ तौर पर मना कर दिया गया। वहीं विद्यालय के स्टाफ ने भी बताया कि कई बार हमने शिकायत की है, किंतु कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा बताया जा रहा है कि मैम ये बच्चों ने आज का जो है खाना नहीं खाया। हाँ, नहीं खाया आज, किसी ने नहीं खाया आज। तो ये खाना क्यों नहीं खाया है? चावल कच्चे हैं, कड़ी में बदबू आ रही है। जो उनके जो लेबर है ना, काम करते हैं, उन्होंने खाया, उन्होंने बताया कि चावल कच्चे हैं। अब ऐसे कच्चे चावल कैसे खिलाएं बच्चों को? आप अपने खिला दो बच्चों को। तो ऐसे ये चावल डेली दिए जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही दिए जाते। कभी बाल निकल रहे हैं, कभी इल्ली निकल रही है। मेरे को तो साल भर हो गए इस स्कूल में आया, देखे एक दिन मेनू अनुसार भोजन नहीं मिला। तो आप लोगों ने इसके बारे में किसी को जानकारी दी, बताया? हमारे जन शिक्षक इनसे ही बोला, अभी बुलवाया। आप आओ सर। तो जी सर, आप पे आ जाइए। यहाँ पर जी बताइए। समय समय पर यहाँ पर जब देखा जाता है भोजन में अनियमितता मिलती है तो हमारे द्वारा पंचनामे बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। पिछले वर्ष भी एक गंभीर समस्या आई थी, जिसमें हमने पंचनामा जिला पंचायत पर प्रेषित किया है। आज संज्ञान में आया कि अनियमितता मिली है, आज वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा तत्काल कार्यवाही, आवश्यक कार्यवाही। तो सर, ये समय समय पर क्या ये हमेशा ही ऐसी समस्या बनी हुई, तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पिछले वर्ष में लगातार प्रयास किया था कि हम किसी दूसरे समूह से अनुबंध करें, लेकिन सतवास में किसी समूह के द्वारा इच्छा प्रकट नहीं की गई, नए समूह की स्वीकृति नहीं मिल पाई हमको। इस कारण से इसी समूह से हमें काम चलाना पड़ रहा है और इसका जो है प्रस्ताव हमारे द्वारा सर, आपका नाम क्या है और आप कौन से पद पे हो? मेरा नाम दुर्गेश राव है, मैं जनशिक्षक। क्या? दुर्गेश राव हूँ, जनशिक्षक हूँ। ठीक है, धन्यवाद। क्या हो रहा आज आप लोगों ने भोजन क्यों नहीं करा? आज के चावल बहुत कच्चे हैं। तो चावल ये आज ही कच्चे हैं या फिर हमेशा ही ऐसे ही मिलते हैं सब? हमेशा ही ऐसे मिलते हैं। आप लोगों ने किसी ने खाना नहीं खाया? नहीं। तो किसी को बताया फिर आप लोगों ने, मैडम को, सर को, किसी को बताया ना? अच्छा, हमारी मैम को हमने बताया है और मैम ने बोला है कि अब देखते जाओ। तो आप लोग अभी तक भूखे ही हो? हाँ, और भूख के मारे पेट भी दर्द कर रहा है। तो सरकार से क्या मांगे आपके खाने को लेकर के? आपको खाना अच्छा मिलना चाहिए क्या? हाँ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, और सब्जी के नाम पे तो अच्छे कुछ आता ही नहीं है। जो वो आलू की सब्जी देते हैं ना, उसमें पूरा उबला पानी है, और जो आलू है ना वो पूरे कच्चे रहते हैं। और रोजाना बोलते हैं कि इतनी अच्छी सब्जी, लेकिन हमको तो बिल्कुल नहीं स्वादी है वो। तो साफ सफाई देखने को मिलती है कि नहीं खाने में? नहीं, सब पता है ना, ऐसे पसीने पोंछ के हमको देते हैं, खाना परोसते हैं। जो एक अंकल है ना, और बाल भी आते हैं, नहीं तो इल्ली, और ऐसा वो भी करते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी आते ही रहते हैं, धतूरे भी आते हैं। हाँ, और जो वो पाउच खाते हैं ना, वही हाथ से थूकते हैं और क्या मालूम क्या करते हैं, और वही हाथ से हमको परोस देते हैं। फिर हमको खाने की भी नहीं आती बिल्कुल भी। ये हमेशा यही समस्या बनी रहती है क्या? हमेशा ही यही समस्या है, और जो मेन्यू है उसके हिसाब से खाना नहीं आता। तो खाना आप लोगों को अच्छा मिलना चाहिए, है ना? हाँ। ठीक है। और भी कोई कुछ बोलना चाहोगे क्या? बताइए क्या क्या समस्या आ रही है बेटा? रोटी भी कच्ची आती है, और उसको सेकते भी नहीं, कच्चे दे देते हैं, और बर्तन में जिसमें रोटी लाते हैं ना, वो मानते भी नहीं। हम रोटी झटका। तो कब से ऐसा खाना मिल रहा है आपको? जब से हम छठी में थे ना, जब से ऐसा ही मिलता है। तो साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? और सही आते हैं तो बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं। खाने में साफ सफाई नहीं होती बिल्कुल भी? हाँ। और मेनू के अनुसार भोजन मिलता है कि नहीं आपको? नहीं मिलता सर। ऐसा ही मिलता है? हाँ। तो सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ खिलाई जाती है आपको? कड़ी चावल और भी आलू की सब्जी और दाल रोटी।
तो आप लोग मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या कहेंगे कि कैसा क्या भोजन मिलना चाहिए आपको, अगर आप डेली स्कूल आ रहे हो तो? हमको तो भोजन अच्छा ही मिलना चाहिए। सतवास से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर, जो रीवा में पूर्णकालिक सीईओ जिला पंचायत न होने से रीवा की पंचायती राज व्यवस्था रसातल में है। क्या है मामला, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रीवा और मऊगंज जिलों की पंचायती राज व्यवस्था संकट में है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से इन जिलों का जिला पंचायत सीईओ का पद खाली पड़ा है। इसके कारण 820 से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई स्थायी सीईओ नहीं है। यह स्थिति प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार के तहत जल जीवन मिशन, व्यापम, ई टेंडर घोटाले और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार जैसे मामले सामने आ रहे हैं। समाज में भ्रष्टाचार का विरोध करना अब विवादास्पद हो गया है, क्योंकि लोग इसे सरकारी और सामाजिक शिष्टाचार का विरोध मानते हैं। विश्लेषकों के अनुसार रीवा और मऊगंज में सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं का दबदबा बढ़ने से यह स्थिति पैदा हुई है। ये नेता अपनी ताकत और स्वार्थ के लिए प्रशासन में बदलाव करने के बजाय केवल अपने नज़दीकी लोगों को कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। इससे प्रशासन कमज़ोर हुआ है और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरे घंटी है। जैसे शिव महापुराण में भस्मासुर का वरदान भगवान शिव के लिए मुसीबत बन गया था, सत्ता का केंद्रीकरण लोकतंत्र और जनता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, आज 20 नवंबर 2024 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा में आए हुए हैं। कई सारे यहाँ पे लोग हैं, हमने देखा इंतजार कर रहे हैं सीईओ जिला पंचायत का। सीईओ जिला पंचायत यहाँ पर पूर्णकालिक अभी पूर्व में इनके पहले डॉक्टर सौरभ संजय सोनबड़े जी थे, और उनके यहाँ से हटने के बाद में वो नगर निगम आयुक्त रीवा में हुए। इसके बाद यहाँ पर किसको प्रभार दिया गया, कौन है, ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं और सीईओ का इंतज़ार करते हैं, और लोग मिलना चाहते हैं, समस्याएं हैं। लगभग रीवा, आप समझ सकते हैं कि रीवा जो ज़िला है इस समय, वो मऊगंज भी अलग हो गया है, तो दोनों ज़िले मिला करके लगभग 820 पंचायतें हैं यहाँ पर। 820 पंचायतों को देख रेख करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, और हमेशा ही जब भी आते हैं तो सीईओ का पद यहाँ पर मतलब कुर्सी खाली रहती है, कार्यालय में कोई नहीं रहता है। तो कौन सीईओ हैं यहाँ पर यही नहीं पता चल रहा है, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है रीवा संभाग की। विशेष तौर पर यहाँ हमें लगता है कि जो कुछ राजनीतिक लोग ज़्यादा पावर में आने से हमें लगता है कि संभाग के लोगों का, आम जन का, विशेष लोगों को तो हम नहीं कहते कि उनका क्या बना रहता है, लेकिन जो आम जन है, जो टैक्स पेयर हैं, जो जनता जो टैक्स देती है कि ये व्यवस्थाएं संचालित हों, और उन्हीं के टैक्स से ये जो कथित लोकसेवक हैं, लोकसेवक कथित हम बोल रहे हैं क्योंकि ये वास्तव में लोकसेवक हैं नहीं, ये लोग के मालिक हैं, आप समझ सकते हैं, सेवक तो बचे नहीं हैं। तो ये उनके लिए काम करें, लेकिन जनता का काम बिल्कुल हो नहीं पा रहा है, और स्थितियां यहाँ पर काफ़ी चिंतनीय हैं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो ये जो बड़े राजनेता हैं, रसूख वाले, इन्होंने सीईओ के पद को रोक करके रखा हुआ है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जब एक जिम्मेदार आप यहाँ पर राजनेता हैं, मंत्री हैं इस तरह से, और यदि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, हम उनका सीधा नाम नहीं लेंगे, आप समझ पा रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और यदि यहाँ के मूल पद यदि खाली हैं, व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, यहाँ पूरी तरह से अराजकता जैसा माहौल है, आम जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ हमें लगता है और अब और देखने को नहीं मिलेंगी, हालांकि और भी बदतर से बदतर हो सकती हैं। तो आज रीवा ज़िले को एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की ज़रूरत है, जो यहाँ पर बैठें, और लोग जो 820 पंचायतें हैं, आप समझ सकते हैं 820 पंचायतें रीवा मऊगंज, हम पुनः उसको रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इतने सारे लोग, इतनी पंचायतें, इतने से अधिक कितने गांव, आप समझ सकते हैं, इनकी सबकी समस्याएं देखने वाला यदि जिला पंचायत सीईओ की पोस्ट पिछले 4-6 महीने से खाली पड़ी हुई है, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर जल्दी से जल्दी पूर्णकालिक सीईओ जिला पंचायत यहाँ पर नियुक्त किए जाएँ, यहाँ पर बैठाए जाएँ, और ये प्रभार में काम ना चले। इतना बड़ा जिला संभाग है रीवा संभाग, आप समझ सकते हैं, ये प्रभार में चलने योग्य नहीं है। यहाँ पर पूर्णकालिक सीईओ की आवश्यकता है, और जो आम जन हैं बेचारे सीईओ से मिलने के लिए आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर के, उनका निराकरण भी किया जाए।
रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां सीहोर के ग्राम कोराडिया रूपचंद में बुजुर्ग महिला की पैर काटकर हत्या करने और चांदी के कड़े लूटने की घटना के चारों आरोपी पुलिस के गिरफ्तार कर लिए हैं। यानी कि पुलिस ने चारों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा कैसे किया, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सीहोर के आष्टा में 8 नवंबर को थाना आष्टा अंतर्गत ग्राम गुराडिया रूपचंद में बुजुर्ग महिला की पैर काटकर हत्या करने व चांदी के कड़े लूटने की घटना के चारों आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में व लूटी गई चांदी की कड़ी भी बरामद की गई है। सर, पिछले दिनों गुराडिया रूपचंद में जगह हत्याकांड हुआ था, क्या है पूरा मामला, पुलिस बात करिए। देखिए, इसमें हमारे आष्टा थाना क्षेत्र के गांव गुराडिया रूपचंद में 8 तारीख को एक गंभीर घटना घटित हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला का शव हमें बरामद हुआ था। और प्रथम दृष्टया घटनास्थल के अवलोकन से इसमें हत्या और लूट दोनों एंगल निकल के आए थे, जिसकी हमने FIR दर्ज करते हुए विवेचना शुरू की थी। इसमें हमारे एडिशनल SP से लेकर के और SDOP और पूरी हमारी जो लोकल टीम है, इसके अलावा हमारी सभी तकनीकी शाखाएं, साइबर शाखा, फिंगरप्रिंट शाखा, अन्य तकनीकी शाखाओं ने लगातार इस पर काम किया और 2 सप्ताह तक लगातार इसको डेवलप करने के बाद, चूँकि पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था हमारे लिए, इसमें हमारी टीम को सफलता लगी है। और जो इसमें आरोपी थे, कुल 4 आरोपी इसमें निकल के आए हैं। इन सभी को हमने हिरासत में लिया है, गिरफ्त में लिया है। जो घटना में लूट का सामान था, चांदी का कड़ा, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। घटना किस तरह से घटित हुई, उसमें क्या घटनाक्रम रहा, फिर इन्होंने किस तरीके से सामान मशरूके को ठिकाने लगाने की कोशिश की, वो सारी घटनाक्रम हमारे सामने स्पष्ट हुए। और जैसा कि इसमें तत्समय ही मेरे द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था, अभी इसकी गंभीरता को देखते हुए IG महोदय द्वारा 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। वो हमारी टीम को हम पुरस्कृत करेंगे इसमें। और घटना के जो 4 आरोपी थे, जो घटना में लूटा हुआ सामान था, जो तकनीकी साक्ष्य हैं, जो घटना में प्रयुक्त वाहन थे, कुल्हाड़ी जो हथियार था, वो सभी पुलिस ने बरामद किए हैं, जब्ती में लिए हैं। और चूँकि एक अत्यंत गंभीर घटनाक्रम था, इसको हम चिन्हित सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में लेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक सजा दोषियों को दिलवा सके। सभी आरोपी इसमें गिरफ्त किए गए हैं और एक अच्छी सफलता पुलिस टीम को हाथ लगी। सर, इसमें आरोपियों ने जो घटना को किया, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या, वो किसी तरह के मंशा क्या थी सर, पैसों की आवश्यकता या कोई खर्चीला काम इनका था जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने? देखिए, इसमें से 3 आरोपी उसी गांव के नागरिक हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। एक आरोपी आष्टा का है, तो उनसे परिचित था। जैसा आपने कहा कि इनको पैसे की आवश्यकता थी, पूर्व से कुछ कर्जा भी था। इन्होंने चूँकि वो महिला प्रतिदिन वहाँ खेत पे रहती थी, ये लगातार उनकी निगाह बनाए हुए थे। और एक दिन जब इन्हें मौका मिला तो इन्हें लगा कि आसानी से ये हमारे हाथ इतना पैसा लग सकता है, उसको देखते हुए इन्होंने पूरी प्लानिंग की और फिर घटना को अंजाम दिया। सर, इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, अभी कुछ बकाया है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक जो हमारे, चूँकि अभी तक मुख्य काम हमारा डिटेक्शन था, इसकी पता रसी थी। अब उसके बाद जितने हमारे तथ्य साक्ष्य सामने आए हैं, सभी को एकत्रित करना, सम्मिलित करना और जो कुछ मिसिंग पॉइंट्स होंगे उनको एकत्रित करना। जो अपराधी अभी पुलिस गिरफ्त में आए हैं, उनसे संबंधित जो प्रक्रिया है वो सभी पूर्ण की जाएगी। PR लेंगे क्या सर इसमें? अभी तक ऐसे तथ्य हमारे सामने नहीं आए हैं। हमने पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया है तो इनके रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, लेकिन अभी हम पूछताछ में, जैसा आपने कहा, हम इनका PR भी लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे कि क्या अन्य किसी घटना में इनकी संलिप्तता है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसको हम चिन्हित अपराध की श्रेणी में निश्चित तौर पे लेंगे और वो हमारा एक प्रयास रहता है कि प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कर सकें और इसमें जल्दी और गंभीर सजा करा सकें, तो वो हम इसमें निश्चित तौर पर करेंगे। देखिए, अभी हम, जैसा मैंने कहा कि इन्होंने एक जगह पहले प्रयास किया था जहाँ पे ये असफल रहे थे, दूसरी जगह सफल रहे थे, तो उन्होंने किन परिस्थितियों में ये किया, उन्होंने क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया है, क्या इनसे पूछताछ की उन्होंने और क्या पूरा उसमें वास्तविक घटनाक्रम रहा, ये पड़ताल करने के बाद और उनकी क्या भूमिका बन रही है, उस पर फिर विचार निर्णय करेंगे। थैंक यू। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की और खबर है सिवनी से, जहां जल स्तर बढ़ाने के लिए खेत तालाब ग्राम पंचायत के अधीन निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन सहायक सचिव द्वारा 8 तालाब की स्वीकृति में केवल एक ही तालाब बनवा पाए, बाकी 7 तालाब अधूरे पड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सिवनी में जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत मुड़ापार, जहां पर सरपंच सचिव मिलकर योजनाओं को अधूरा छोड़ रहे हैं क्योंकि खेत तालाब के कार्य आए हुए थे। एक भी खेत तालाब पूरा ना होना भ्रष्टाचार को जन्म देता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जमीन के पानी का स्तर बढ़ाने के लिए खेत तालाब दिए गए थे, लेकिन अब बरसात तो गुजर गई है, अब कहां से पानी आएगा और जमीनी स्तर पर पानी बढ़ेगा। सहायक सचिव द्वारा लापरवाही की गई है और सचिव तो हमेशा लापरवाही करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अधिकारी का संरक्षण मिलता है, जिसके कारण योजनाओं को धीमी गति पर चलाते हैं, जो कि 1 साल या 6 माह में काम खत्म होना चाहिए, वही कई साल से इस ग्राम पंचायत में चल रहा है। मुलापार ग्राम पंचायत में हितग्राही तालाब न पूर्ण होना, कहीं न कहीं राशियों पर गोलमाल किया जा रहा है।
क्या घनसौर जनपद सीईओ इसकी जांच कर कार्रवाई करेगी या नहीं। आपका नाम? अनिल देगा। किस पद में हैं आप? GRS। कौन सी ग्राम पंचायत? मुड़ापार। खेत तालाब कितने आए थे भाई साहब? अपने यहाँ 8 है। 8 आए थे। कितने कंप्लीट हो गए? कंप्लीट की स्थिति में अभी एक ही है। एक ही है, बाकी अधूरे हैं। बाकी अभी 60%, किसी में 50%। 50%। किस किस के आए थे? इसमें शिवचरण का है मुड़ापार का, देव सिंह का है मुड़ापार का, और सुक्कम में है ओझा का, ओझा मूलचंद का, और बरगांव में है फूल सिंह का और राजा राम का। अच्छा, जो खेत तालाब एक कंप्लीट है आपके हिसाब से 8 में से, सीसी जारी हुई नहीं हुई उसकी? नहीं, अभी जब तक मटेरियल पेमेंट नहीं होगा जब तक सीसी जारी नहीं हो सकती उसकी। बिल्कुल, वो भी अनकम्प्लीट है मतलब? हाँ, उसमें वो अनकम्प्लीट ही मिले, पूरा है लेकिन जब तक मटेरियल 8 खेत तालाब आए, 8 खेत तालाब अनकम्प्लीट है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, कितने हितग्राहियों ने फायदा ले चुका? 199। 199। और कितने बचे हैं यहाँ पे? अभी लाडली बहना के आवास तहत 163 आवेदन हुए हैं। 163 हुए हैं, तो उनको अभी कुछ हुआ फायदा? नहीं, अभी तो उनकी सूची नहीं आई। उनकी सूची जैसे ही रिलीज करेगी शासन तो उनको लाभ मिलेगा। 23-24 में मनरेगा के कितने कार्य आए? 23-24 में? हाँ, 23-24 में ही है 8 तालाब। 8 तालाब बस इसके सिवा मनरेगा कोई काम नहीं है। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे और जानेंगे उमरिया की खबर, जहां पर मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ वन विभाग ने कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री के नाम बांधवगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। संघ ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सामान्य वन मंडल उमरिया एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में कार्यरत सुरक्षा श्रमिक हाथी, बाघ, तेंदुआ पकड़ने का कार्य जान जोखिम में डालते हुए करते हैं। इन सब काम के अलावा स्थायी कर्मी एवं सुरक्षा श्रमिक वन विभाग का 50% अतिरिक्त कार्य करते हैं। इसके बावजूद समय से मजदूरी नहीं दी जा रही है। शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। कई बार संघ के माध्यम से मांग की गई लेकिन आज तक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। हमारी मेन मुद्दा ये है कि हमारे जो श्रमिक हैं वो 6-6 माह से इनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। दीपावली जैसा त्यौहार चला गया और इनके घर में दिया नहीं जली, क्योंकि 6 महीने से इनको वेतन का भुगतान नहीं प्राप्त हो रहा, जबकि वनों की सुरक्षा इन्हीं के द्वारा की जाती है। क्यों भुगतान नहीं हुआ? अब शासन प्रशासन तो बोलता कि बजट नहीं है और शेष कामों के लिए बजट है, परंतु इन गरीबों का भुगतान करने के लिए बजट नहीं है। अगर भुगतान नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा है कि कलेक्ट्रेट का घेराव और वन मंडल का घेराव करेंगे। आपका नाम और पद? अंजनी कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष, स्थायी कर्मी कर्मचारी कल्याण संघ उमरिया। हम लोग ज्ञापन जो सौंपे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम पे सौंपे हैं, और ये ज्ञापन हम लोग कई बार संघ के माध्यम से सौंप चुके हैं कि वन विभाग में जो सुरक्षा श्रमिक काम करते हैं उनको समय से मजदूरी नहीं मिलती, न राशन भत्ता मिलता है। सामान्य वन मंडल में तो 6-6 माह से भुगतान नहीं हुआ है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था कि त्यौहार के पहले भुगतान मिलना चाहिए। आज दिनांक तक इन लोगों को भुगतान नहीं मिल पाया है। इसमें किसकी लापरवाही? इसमें लापरवाही प्रशासन की लापरवाही भी है और बजट न देने की लापरवाही तो शासन की भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात जब करते हैं प्रशासन से तो कह देते हैं मुख्यमंत्री महोदय बजट ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए कहाँ से दें, जबकि ये सुरक्षा श्रमिक अपनी जान की परवाह किए बगैर वन्य एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी 11 हाथी मरे हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत इन्होंने किया है। उनको रेस्क्यू करने का, उनकी सुरक्षा में सबसे ज़्यादा उनका नाम कहीं भी नहीं आता। अभी एक व्यक्ति ग्रामीण को तेंदुआ पकड़ लिया था, जिसमें 4 श्रमिकों ने अपने जान की परवाह किए बगैर उनकी जान बचाई और उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। न होने पे अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा रहेगा कि हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और विभाग का घेराव करेंगे उमरिया ज़िले में, और दिसंबर माह में पूरे मध्य प्रदेश से लोग पहुँचेंगे भोपाल में और माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव भी करने के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम और पद? मैं विनोद कुमार भट्ट, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बन रही है सी न्यूज भारत के साथ।